हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यभट्टा एकेडमी। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हम जो इस लक्ष्य सीरीज में यानी कि अपने टारगेट एम में 2025 का पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले जो प्रीवियस ईयर के यानी कि लेटेस्ट 3 साल के, और उसके बाद हम अपने बेसिकली जो न्यू पैटर्न का सिलेबस होगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस कवर करेंगे और अपना आर डी शर्मा जो रेफरेंस बुक है उनका भी सोल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज हम पार्ट 3 पर पहुंच गए हैं और इसमें हमें यानी किन्हीं 5 भागों को हल करना है, बट हम इसके सभी के सभी पार्टों को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। और सोल्यूशन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में देख रहे हैं। चलो, अब ज्यादा बातें ना करते हुए अपना क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है? हमारा पहला पार्ट, यानी कि या ए पार्ट भी बोल सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होता रहेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं यहाँ पे सीधा सोल्यूशन करूंगा, क्वेश्चन जो है आपको मॉनिटर पर शो होता रहेगा। देखो क्या कह रहा है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, यानी कि सबसे पहले लैंग्वेज को ही हमें समझना होता है। सकेंद्र का मतलब होता है एक ही केंद्र पर आधारित, जिसकी त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को क्या करता है? स्पर्श करता है। और इंग्लिश में क्या है? यानी कि 2 को सेंटर सर्कल ऑफ रेडियाई 7.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। यानी कि जो बड़ा वर्त है उसकी जीवा निकालनी जो छोटे वर्त को स्पर्श करता है। ये हमारा बड़ा वर्त हो गया, ये हमारा छोटा वर्त हो गया, दोनों का सेंटर हो गया हमारे ये ओ, ठीक है। सकेंद्र का मतलब दोनों का केंद्र क्या है? एक ओ। अब इसकी बड़े वर्त की ये जीवा होगी जो इसे स्पर्श करेगी, स्पर्श कराते हुए करो, ये जीवा हो गई हमारी। अब यानी कि ये यहां से लेके यहां तक की ये क्या हो गई? मेरी त्रिज्या। किस वर्त की? बड़े वर्त की। अब त्रिज्या दे रखी है हमें क्या? 7.5। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 17/2 भी लिख सकता हूं ना, या नहीं? 15/2, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 15/2, और यहां से और यहां तक की डिस्टेंस ये क्या होगी? छोटे वर्त की त्रिज्या, वो कितनी होगी? 4.5। यानी कि 4.5 को क्या लिख सकता हूं मैं? 9/2। ये हो गया मेरा 9/2। अब यहां पे बच्चों देखो, एक बात का ध्यान होना चाहिए, किसी भी सर्कल के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है? जीवा को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। यानी कि इफ एनी सर्कल सेंटर perpendicular to radius perpendicular to diameter, then diameter is divided in equal part। इसका नाम रख लेते हैं ए और बी, ये हमने पॉइंट मान लिया सी। तो हेंस इस प्रॉपर्टी से हमारा क्या होगा? ए सी इक्वल होगा बी सी के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है? ए सी। अब ये क्या होगा? ये होगी इसकी छोटे वर्त की स्पर्श रेखा भी होगी बिंदु सी से, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है? 90। यानी कि हम जो है टोटल हर एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, ये नहीं कि कोई सा भी पॉइंट आपसे बच जाए कि ये बात कैसे हुई। ओके, अब यहां पे क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि कितना हो गया? 225/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 9/2 का होल स्क्वायर प्लस AC हमें फाइंड करना है। तो यहां से कितना आ गया? 225/4 इज इक्वल टू 81/4 प्लस AC का स्क्वायर। अब इसको यहां पे ले आएंगे तो यहां पे सॉल्यूशन करने पे हमारा क्या आएगा? 225/4 माइनस 81/4 इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करा तो ये कितना हो गया? 4, और यहां पे 4, और ये हो गया हमारा 1।
अपॉन 4 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 144 अपॉन 4 इक्वल टू ए सी। तो यानी कि कितना आ जाएगा 12/4, यानी 12/2 सॉरी, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, तो ए सी इक्वल टू आ गया हमारा 6। अब हमें निकालना था पूरा डायमीटर, तो यानी कि डायमीटर क्या है मेरा ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए सी की वैल्यू 6, तो यानी कि टोटल आंसर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। यानी कि डायमीटर हमारा निकल गया किसका, लार्जर सर्कल का। ओके, लैंग्वेज इसमें कुछ नहीं है, अगर लैंग्वेज होती तो मैं इंग्लिश में लिखवा देता, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के लिए सोल्यूशन कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बीच बीच में मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया कि आपको इंग्लिश में क्या क्या कहना है, क्या क्या लिखना हो सकता था क्या नहीं। तो ये परफेक्ट सोल्यूशन हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन था हमारा 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स वाले पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है जी। चलो अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है ना। ये है हमारा ट्रायंगल से आकृति में क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। और क्या गिवन है हमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दो चीजें गिवन है। और जो हमारे पास फिगर है, फिगर मैं इधर बना रहा हूं, ये एंगल 2 दे रखा है, यहां से ये दे रखा है हमारा एस, ये है हमारा आर, और ये है हमारा पी, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है ना। प्रूव दैट क्या करना हमें कि यानी कि ये दो एंगल क्या हो जाए, आपस में कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध हो जाए, यानी कि समरूपता आ जाए किसमें, पी क्यू एस और टी क्यू आर। भाई यानी कि समरूपता कब होती है, यानी कि तीनों साइड इक्वल रेशियो में आ जाए, या तीनों एंगल हो जाए, या दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए, तो यानी कि वे ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें गिवन है, यानी कि हमें गिवन है ये बात। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एंगल एक क्या था हमारा क्यू, सॉरी ये एंगल 1 है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करना है सबसे पहले हमें कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो इसका मीन्स क्या होगा, एंगल 1 के सामने की जो साइड है वो क्या है हमारी, पी आर, इक्वल होगी किसके, एंगल 2 के सामने की साइड क्या है हमारी, पी क्यू के। ओके बेटा, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए रीजन लिखेंगे कि समान कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है, ठीक है जी। ये इसके लिए कोटेशन लिखना है, ये इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इक्वल एंगल्स इन फ्रंट साइड इज इक्वल। ओके, अब हमारे पास ये हो गया। अब हमें गिवन क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो मैं इसे पी क्यू लिख सकता हूं, इसे इक्वेशन 1 डाल दिया। नाउ अब समीकरण 1 से, नाउ इक्वेशन 1, नाउ इक्वेशन फर्स्ट से, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब देखो ये किसके बीच का रेशो निकल गया, किन साइडों का, देखो क्यू आर बड़े ट्रायंगल की साइड, क्यू एस छोटे की, फिर क्यू टी बड़े की, और पी क्यू क्या है, छोटे की। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया कि दोनों जो साइडें हैं उनमें इक्वल रेशो आ गया। अब मुझे क्या शो करना कि एक एंगल भी हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए इन दोनों ट्रायंगलों में। तो देखो इस एंगल में और इस ट्रायंगल में क्या है मेरा, पी क्यू एस में और टी क्यू आर में क्यू एंगल क्या है मेरा, कॉमन। तो यानी कि मैं लिख दूंगा क्यू इज इक्वल टू क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन एंगल। तो हेंस हमारे पास क्या हो गया, अब
हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर के। ओके बेटा, देखो कितना आसान से इसका सोल्यूशन हो गया। और हमने क्या देखा, साइड में जो लिखना था वो हमने इंग्लिश में भी साइड समान देख लिया। क्या था हमारा समान, इक्वल एंगल इन फ्रंट साइड इज इक्वल, यानी कि सामने के कोणों की भुजा, यानी कि अगर हमारे कोण जो है इक्वल है और उनके सामने की भुजा भी क्या होती है, इक्वल ही होती है। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड का घ या पार्ट सी बोल सकते हैं इंग्लिश में। एपी है कोई हमारे पास, एपी 21, फर्स्ट जो उसका फर्स्ट पद है 21, फर्स्ट एलिमेंट 21, 18, 15 अप टू एंड सो ऑन के कितने पद लिए जाएं कि योग कितना हो जाए, -81, यानी कि योग क्या हो जाए, -81 हो जाए। और यानी कि कितने पद लिए जाए, इंग्लिश में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 21, 18, 15 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज -81। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आराम से देखना पढ़ना, ठीक है ना। मैं सारी समरी जो है क्वेश्चन की वो यहाँ पे लिख देता हूं, बट क्वेश्चन फिर भी पढ़ना चाहिए, क्या पूछ रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आराम से शो होता रहेगा। ओके, और हाँ क्वेश्चनों के बीच में ये मत भूल जाना भाई, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना है। ओके, चलो तो यहां पे क्या है, हमें एस एन इज इक्वल टू कितना दिया है, -81। फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल टू 21, डी कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट -18 माइनस 21 तो कितना आ गया, -3। ठीक है जी, फाइंड क्या करना मुझे, एन की वैल्यू। ओके, चलो अब देखो एस एन इज इक्वल टू, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। अब जो जो वैल्यू गिवन है वो रखते चले जाओ। एस एन की वैल्यू है -21 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी n/2 2a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी, डी की वैल्यू है -3। ये हो गया हमारा यहां तक का। अब इस 2 की मल्टीपल कर लो इसमें, तो -2 और 16 इज इक्वल टू n इंटू ये हो गया हमारा 42 प्लस n-1 इंटू -3 ब्रैकेट 1। अब ये हो गया -162 इज इक्वल टू n, यहां पे हो गया हमारा 42, ये हो जाएगा -3n और प्लस के 3। ठीक है जी, इसकी -3 की मल्टीपल करी n में तो -3n और +3। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब इसके n के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 42n -3n स्क्वायर और प्लस के 3n इज इक्वल टू -162। अब इस सारी टर्म को इधर ले जाओ क्योंकि ये माइनस में है, माइनस का प्लस बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस के 3n और माइनस के 42n, हाँ जी 42n, और ये हो गया हमारा कितना माइनस के 162 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके गए हैं। अब ये कितना हो गया मेरा 3n स्क्वायर माइनस के 45n माइनस के 162 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 3 से सारी सब कट रहा है तो 3 से डिवाइड दे देंगे, तो यानी कि n स्क्वायर माइनस 15n माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि 54 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका सम कितना आ जाए, माइनस करने पर 15 आ जाए। तो ऐसे क्या फैक्टर निकलेंगे हमारे, ऐसे फैक्टर हो जाएंगे हमारे n स्क्वायर माइनस 18 माइनस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि 18 थी 54 और 18 में से 3 गए कितना बचा 15। ओके, तो यानी कि n स्क्वायर माइनस 18n प्लस के 3n माइनस के 54 इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में क्या कॉमन, n माइनस 18, इनमें दोनों में क्या कॉमन होगा हमारा 3 प्लस के 3, यानी कि n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी कि n माइनस 18 इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक आ गई 18 और एक आ गई हमारी -3, ये वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी, अमान्य। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी सीरीज की निगेटिव में टर्म नहीं होती। ओके, रीजन हो गया ये। तो यानी कि n का मान कितना आ गया हमारा 18, यानी कि इस श्रेणी के 18 पदों का योग कितना होगा -81। वेरी गुड, मुझे लग रहा है कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। बस आपका रिस्पॉन्स मुझे लाइक में पता चलना चाहिए। ओके, चलो जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, ओके, घ क्वेश्चन क्या है हमारा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच का संबंध की जांच कीजिए। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इंग्लिश में क्या है हमारा, इंग्लिश के बच्चे भी ध्यान से सुने। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। ओके, यानी कि रिलेशन निकालना मुझे किसके बीच में, जो उसके जीरोस आएंगे और उसके बीच में उसका रिलेशन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इसके क्या निकालने, मुझे जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 के फैक्टर जिनका सम कितना हो जाए मेरा 10। तो यानी कि 7 मल्टीपल 3 हो गया जी। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 21, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में 0 चलता रहेगा। ठीक है, ये तो बहुत हलवा सवाल है, मतलब ये जो पेपर मुझे लगा बहुत ही बैलेंस रहा, और इसमें अगर कोई अच्छा बच्चा होता तो गारंटीड 100/100 आराम से आते उसकी। देखो अब क्या करना मुझे, इन दोनों में क्या कॉमन x, तो यानी कि x प्लस 7, इन दोनों में क्या कॉमन 3, यानी कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -3, यानी कि इसके शून्यांक कितने आए, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया -7 और -3, यानी कि द्विघात समीकरण के शून्यांक क्या हो गए -7 -3। अब रिलेशन बिटवीन जीरो पोलिनोमियल्स क्या होगा, देखो सबसे पहले सम ऑफ जीरो क्या होगा हमारा -7 और -3, तो कितना हो जाएगा -10। और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, b कितना है 10, यानी कि -10, a की वैल्यू 1, तो -10 इज इक्वल टू 10। तो ये तो हमारा रिलेशन शो हो गया। यहां पे क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योग, यहां द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योग का फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या करना, द्विघात समीकरण के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा हमारा, क्या शून्यांक है -7 मल्टीपल -3 इज इक्वल टू प्लस के 21, इंग्लिश में यानी कि हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या लिखा जाएगा, -7 मल्टीपल -3 प्लस के 21। इंग्लिश और हिंदी वाले इतनी बात तो समझ ही जाएंगे ना। ओके, अंडरस्टैंड करते हैं इन बातों को। अब यानी कि हमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है, C/A। तो C की वैल्यू कितनी है हमारी 21/1, यानी कि 21। हैंस रिलेशन ऑफ जीरो आर सेटिस्फाई। ठीक है जी,
यानी कि शून्यांकों की संबंध की सत्यता की जांच होती है। बस इतना लिखना है। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे वे हैं स्टैटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसका सोल्यूशन भी मैंने कर लिया क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड था, उसमें जो है ना वीडियो में टाइम लगता, मैं ऐसे समझा दूंगा आपको सारा का सारा। ठीक है ना, सोल्यूशन हमने यहाँ पे रख रखा है। ये क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। श्रमिकों की मध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि मध्यम दैनिक मजदूरी का मतलब हो गया समांतर माध्य, यानी कि मीडियन। इंग्लिश में क्या है, डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री इज शोवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर। ठीक है ना, तो इसमें क्या दे रखा था, दैनिक मजदूरी यानी कि डेली वेज, श्रमिकों की संख्या नंबर ऑफ वर्कर, इसे बोलते हैं एफएक्स, एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी, माध्यमान यानी कि जो ये इंटरवल दे रखा है इसका माध्यमान। ठीक है, और इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन, उसे बोलते हैं एफ एक्स एफ एक्स। ठीक है ना, तो ये इंटरवल दे रखा था 500 से 520, इसका मध्य कैसे निकलेगा, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करके 510, इन दोनों को सम करा और 2 से डिवाइड करा तो 530, इन दोनों को सम करा और 2 से डिवाइड करा तो 550, इन दोनों को सम करा और 2 से डिवाइड किया तो 570, इन दोनों को सम करा और 2 से डिवाइड किया तो 590। अब ये फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में। अब इसकी और इसकी मल्टीपलाई 6120, इसकी मल्टीपलाई 7420, 8 की और 550 की मल्टीपलाई 4400, 6 मल्टीपल 570 आया 3420, 10 मल्टीपल 590 आया 5900। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करनी हमें, ये हो गया इन सब का सम निकालना। एफ आई एक्स आई आया 27,260 और समेसन एफ आई आया हमारा 50, और माध्य का फॉर्मूला होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, यानी कि मीन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारा 545.2। ओके, इसमें कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सीधी मल्टीप्लीकेशन थी। बस थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन हार्ड है, कंज्यूमिंग है, तो एग्जाम में मल्टीप्लीकेशन में गलती हो जाती है तो एग्जामिनर मार्क्स कट कर देता, तो ये मल्टीप्लीकेशन दो बार चेक करनी होती है अच्छे से। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा डियर स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, और उसमें उसने दो चीज निकलवाई थी, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारणी हमने लिख रखी है, इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीडियन यानी कि माध्य, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, बारंबारता फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता, क्लास इंटरवल 65 से 65 से 85, फ्रीक्वेंसी 4, फिर 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। अब आते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। देखो 4 को एज इट इज लिखा, इस 4 में 5 ऐड करा 9 आ गया, 9 में 13 ऐड करा 22 आ गया, 22 में 20 ऐड करा 42 आ गया, 42 में 14 ऐड करा 56 आ गया, 56 में 8 ऐड करा 64 आ गया, 64 में 4 ऐड करा तो ये 68 आ गया। यहां तक काम होने के बाद उसको बोल देते हैं n। अब n/2 कैसे निकलेगा, इसका 2 से डिवाइड कर दिया 34। ठीक है जी, अब 34 किस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में बिलोंग करता है, 22 से तो बड़ा है, 34 तो आएगा 42 में, तो 42 वाला हम फ्रीक्वेंसी पकड़ेंगे, इसे बोलेंगे f, और उसके सामने को बोलेंगे, यानी कि हमारा जिस फ्रीक्वेंसी इंटरवल में मीडियन पड़ेगा वो कितना है, 125 से 145, जो लोअर लिमिट है उसे बोलते हैं l, l कितना हो गया 125। अब क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, किन्हीं भी दो का डिफरेंस निकाल दो, तो यानी कि मैंने इसी को ही ले लिया, 145 में से 125 गया, कितना आ गया 20, तो ये आ गया मेरा h, इंटरवल बोलते हैं जिसको, क्लास इंटरवल। ओके, अब CF कौन सा होता है, जिस ग्रुप में हमारा मीडियन पड़ा है उससे पहले वाला होता है हमारा CF, तो CF कितना हो गया 22। अब फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीपल H। ओके, तो L की वैल्यू कितनी है मेरी 125, F n/2 कितना आया 34, और CF कितना आया मेरा 22, और डिवाइड किससे हो जाएगा F से, F कितना है मेरा 20, और इसमें मल्टीपल कितना हो जाएगा क्लास इंटरवल, वो भी कितना है 20। वेरी गुड।
20 से 20 गया, अब कितना 34 में से 22 गया, कितना बचा 12, और 125 में मैंने 12 ऐड कर दिया तो कितना आ गया मेरा 137, ठीक है ना जी, यानी कि 2 और 1, हाँ जी। अब ये आ गई मेरी मीडियन। अब यहां तक का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 नंबर यहां हो गई। अब दूसरा पार्ट क्या दे रखा था उसने, मोड निकालना था बहुलक, तो वही सारणी है मेरे पास सब कुछ। अब बहुलक के लिए निकालते कैसे, बहुलक का मतलब होता है वह मतलब नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, यानी कि जो बार बार आता है उसे ही बहुलक बोलते हैं। तो इसमें देखो फ्रीक्वेंसी कौन सी ज्यादा है 20, तो ये हो गया मेरा बहुलक ग्रुप, यानी कि इसे बोलेंगे F1, ठीक है। इसके सामने का हो जाएगा मेरा बहुलक यानी कि मोड इंटरवल, मोड इंटरवल ये आ गया, इसमें ई से बोलेंगे मैं L, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा वो H, यानी कि L बराबर 125, H बराबर कितना आ गया 20। और अब क्या चलते हैं F1 से ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को लेते हैं F0, F1 से नीचे वाले को लेते हैं F2, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीपल H। तो L की वैल्यू कितनी आई बेटा 125, F1 कितना है बेटा 20, और F0 कितना है बेटा 13, तो ये हो गया। अब 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस 31 माइनस 14 मल्टीपल कितना क्लास इंटरवल 20। अब 125 प्लस 20 में से 13 गया 7, 40 में से 27, इन दोनों माइनस वालों को ऐड कर लेंगे तो 27 मल्टीपल 20, 125 प्लस 7 अपॉन 13 मल्टीपल 20। अब इन दोनों की मल्टीपल करके आ गया हमारा 140/13, तो 125 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10.76 आ गया। अब यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 135.76 आ गया, तो ये मेरा मोड आ गया, मोड बराबर कितना आ गया 135.76, यानी कि मोड भी आ गया मीडियन भी आ गया। तो टोटल मेरे यानी कि 4 नंबर पूरे हो गए, यानी कि इस सेक्शन को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 6 वाले क्वेश्चन वाले। और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत गजब लग रहा है और ये आपके लिए एग्जाम में इतना हेल्पफुल होगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारा टारगेट है उस टारगेट के 100/100 को पाने के लिए ये सबसे पहली सीढ़ी है। तो कोई भी जो 10वीं की यानी कि यूपी बोर्ड की तैयारी करेगा सबसे पहले उसे क्या देखना है पिछले साल का पेपर कैसा आया, ठीक है, और उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चनों वगैरह पर चले जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब्बा खैर, नमस्कार, सत श्री अकाल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करना है लाइक करना है, और जो भी आपका डाउट हो उसे हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं कमेंट का जरूर आपको एज पॉसिबल रिव्यू करूंगा। ओके, बाय बाय।